प्लीज म्यूट कर लीजिए। नेशनल फुल फॉर्म क्या है इसका? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको कब बनाया गया? 1 जुलाई 2015। and this is the think tank से like of गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। जैसे पॉलिसी इनपुट देना, ये सभी काम होते हैं इसके। डायरेक्शन देना, काइंड ऑफ नॉलेज है। सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चन, ये एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा चेयरमैन आप लोग भी लिखते जाइए। वाइस चेयरमैन श्री सुमन वेरी, यही है ना? अभी चेंज तो नहीं हुआ? यस सर, यही है। एंड हु इज द सीईओ? श्री सर BVR सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं तो आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है ना? कई बार पूछा गया है। ये फुल फॉर्म क्या है इसका, कब इसको बनाया गया, एंड इसके अलावा इसका क्या ऑब्जेक्टिव है नीति आयोग का, और हेडक्वार्टर कहाँ है, चेयरमैन कौन है, वाइस चेयरमैन कौन है, सीईओ कौन है। दीज आर द क्वेश्चन दैट कैन बी कम इन एग्जाम। वैसे नोट्स में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। नेशनल पॉलिसी ऑन वॉलंटरी सेक्टर वाज अप्रूव्ड इन विच ईयर? किस ईयर में जो है अप्रूव हुआ था नेशनल पॉलिसी फॉर वॉलंटरी सेक्टर? वॉलंटरी सेक्टर मतलब क्या हुआ कि जो भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनको लेकर के इस एक्ट का जो एम था कि किस प्रकार से एक बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए उन सभी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो वर्क करते हैं। इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। बहुत सारी एक्टिविटी जो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है विद द हेल्प ऑफ दीज वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट जो है ये सभी वेलफेयर प्रोग्राम को अपना इम्प्लीमेंट करती है। 50 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। What are the changes required to made in RT 2009 as per the NEP? जो नई एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, क्या क्या बदलाव हुए हैं RTE, राइट टू एजुकेशन? राइट टू एजुकेशन में पहले क्या एज था, क्या एज ग्रुप था जहां पर बात कर रहे थे कंपलसरी एजुकेशन की? बताइए। राइट टू एजुकेशन 2009 में क्या एज ग्रुप था फॉर द कंपलसरी एजुकेशन? एनीबॉडी? यस, दैट इज फ्रॉम 6 to 14. 14 ईयर, करेक्ट है। एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दिस एनईपी 2020 उसमें बदलाव होकर के कितना हुआ है चेंजेस? सर 6 to 18। No, it's 3. फ्रॉम 3 to 15। Yeah. बेसिकली थ्री से लेकर 5 ईयर। इसमें जो पहले 6 to 14 था उसमें 3 और 5 को ऐड कर दिया गया है, और साथ साथ यहाँ पर 15 से लेकर 18 को भी ऐड कर दिया गया है। इज इट? 18 को ऐड किया है कि नहीं किया इसमें? 3 इन कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम 3 to 15 ईयर है। 3 to 15 ईयर, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। सी विल बी राइट आंसर। एंड एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अगर बात करें, कौन कौन सी पॉलिसी आई इंडिया में कब कब
total number of education policy? Anybody? तीन पॉलिसी आई है अब तक। 1960, 1968, 1986, 86 and 2020. 2020। तो ये याद रखते हैं, इनकेस अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है यस। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं क्वेश्चन में उनको आप लिख लेना, साथ साथ में नोट बनाते जाना। हर यूनिट में आपको ये या दो पेज में होता है, ए फॉर 4 पेपर जो है उसमें आप लिखते जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा जो भी पॉइंट रहते हैं उनको लिखते जाना साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? कौन सा इंडिकेटर नहीं? अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसको भी डिस्कस कर लेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ द इंडिकेटर थे उनमें कुछ डुप्लीकेट थे, वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे साथ में इसी के। तो डुप्लीकेट क्यों इंडिकेटर होते हैं, उनको क्यों ऐड किया गया है, लेट्स डिस्कस दैट। इसका आंसर क्या होगा? Which is the following not indicator of sustainable development? Human Development Index, gross national happiness, ecological footprints, intergeneration equity. देखिए ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस तो आ सकता है ना, इसमें बहुत सारे टॉपिक कवर होते हैं, जैसे कि Yes, it will be social pyramid. हेल्थ है, एजुकेशन है, जेंडर इक्वालिटी है, क्लाइमेट चेंज है, बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि इसमें आपके जो 17 गोल है एसडीजी के, उसके अंदर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये सब आपको मिल जाएगा। 169 टारगेट है और नंबर ऑफ इंडिकेटर कितने हैं? एनीबॉडी? सर 304 एक जगह लिखे हैं, एक जगह 231 लिखे हैं सर, और एक जगह 248 भी थे। ये कंफ्यूजन था सर। हाँ, ये जो चार नहीं थे वो आपके 248 इंडिकेटर हैं। इसमें आपके जो 13 इंडिकेटर हैं, बोल सकते हैं 13 इंडिकेटर ऐसे हैं जो कि डिफरेंट कैटेगरी में, डिफरेंट टारगेट में 2-3 बार रिपीट हुए हैं, इसलिए वो आपके रिपीट इंडिकेटर हैं। इसका मतलब बोल सकते हैं कि 231 यूनिक इंडिकेटर है, दैट इज यूनिक इंडिकेटर, जिसके माध्यम से हम एसडीजी को जो मॉनिटर करते हैं और जो प्रोग्रेस हो रही होती है मल्टीपल डिफरेंट गोल्स में, डिफरेंट इंडिकेटर के माध्यम से उसको हम मेजर कर पाते हैं। सो दीज आर द 2, 3, 1 यूनिक इंडिकेटर। 13 ऐसे हैं जो कि ओवरलैपिंग है, और ओवरलैपिंग कैसे होते हैं उसको मैं बता देता हूँ। तो आपके टोटल इंडिकेटर 248 हो रहा है, यही आपको याद करना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो एसडीजी नंबर 7 है या एसडीजी नंबर 12 है, उसके जो सब सेक्शन है उसके अंदर जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एसडीजी 1 है, एसडीजी 1 किसके बारे में बात करता है? नो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी। ओके। इसी प्रकार से आपका एसडीजी जो 12 है वो बात करता है कि काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो कहीं ना कहीं इसके जो सब सेक्शन या जो इंडिकेटर है, जो एसडीजी 1 है, एसडीजी 12 है, इसके अंदर के जो सेक्शन है, ओके, वो कहीं ना कहीं ओवरलैप करते हैं। इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए नो पॉवर्टी, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पॉवर्टी होती है तो कहीं ना कहीं, जैसे कि जनरली जो जिस तरीके से हम कंजप्शन करते हैं वो बहुत ही अनसस्टेनेबल तरीका होता है या प्रोडक्शन किया जाता है, तो पॉवर्टी आपस में जुड़े हुए हैं, ओके। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जनरली, जो गरीब लोग होते हैं वो एक अनसस्टेनेबल तरीके से उसका यूज करते हैं, इवन सब करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम कनेक्ट करके देख सकते हैं कि कुछ ऐसे इंडिकेटर हैं जो कि ओवरलैप कर रहे हैं दोनों एसडीजी गोल्स के अंदर, एसडीजी 1 में भी, एसडीजी 12 में भी, ओके। क्योंकि ये दोनों पॉवर्टी और कंजम्पशन और प्रोडक्शन आपस में जुड़े हुए हैं। अगर अनसस्टेनेबल तरीके से हम कंजप्शन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो इससे पॉवर्टी होगी, इनइक्वालिटी बढ़ेगी। इज इट क्लियर? अगर हम जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं उनको हम सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, सही तरीके से कंजम्पशन नहीं करेंगे, प्रोडक्शन नहीं करेंगे, दैट वुड लीड टू पॉवर्टी और काइंड ऑफ यू कैन से इनइक्वालिटी। सो कहीं ना कहीं आपस में हम जोड़ के देख सकते हैं कि कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो कि कहीं ना कहीं ओवरलैप करते हैं कुछ एसडीजी गोल्स के अंदर, जैसे एसडीजी 1 है, 12 है, इसी प्रकार से बाकी के जो एसडीजी गोल्स हैं 17, उनमें कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो कि ओवरलैप करते हैं, मतलब 13 इंडिकेटर। इसी वजह से वो टोटल आपका 248 हो जाता है। यूनिक इंडिकेटर आपके 230 बनी है, तो टोटल इंडिकेटर आपके 248 कहलाएंगे। यहाँ तक क्लियर है?
क्लियर है सर। ओके, तो ये बाकी के 13 इंडिकेटर हैं, इनको भी सही तरीके से मेजर करना होता है डिफरेंट डिफरेंट गोल्स के अंदर, ताकि हम कंप्रिहेंसिव तरीके से पूरे के पूरे जो एसडीजी गोल्स हैं उनको हम सही तरीके से समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। ओके, इसी वजह से जो ओवरलैपिंग सर इंडिकेटर होता है वो भी। हाँ, सर एग्जाम में जो है 248 क्लिक करना है। उसमें अगर लिखा होगा टोटल इंडिकेटर 248 है, अगर उसमें आ गया यूनिक इंडिकेटर तो आप मार्क कर सकते हैं, अदरवाइज 248 इज द टोटल इंडिकेटर। ओके, आप इसको जोड़ेंगे तो आपका अगर अगर यूनिक आएगा तो 231 करना है। हाँ 231 करना है। कुछ कुछ इंडिकेटर आपके 2-3 बार मल्टीपल गोल्स के अंदर रिपीट हो जाते हैं। क्लियर है सभी को? 231 यूनिक क्लियर है इंडिकेटर, सर, क्लियर है। टोटल इंडिकेटर 169 टारगेट एंड 17 गोल। और जो आपके ओवरलैप हो रहे हैं जितने भी इंडिकेटर, वो मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से ओवरलैप होते हैं, उसमें कंफ्यूजन रह रहा था कि क्या इंडिकेटर कैसे ओवरलैप कर रहे हैं। तो जो एसडीजी गोल्स हैं उसके अंदर जो थीम डिफरेंट थीम होती है अंडर द डिफरेंट गोल्स, कुछ ऐसी थीम होती है जो कॉमन होती है डिफरेंट गोल्स के अंदर, तो उनको हम कनेक्ट करते हैं, उनको ओवरलैप हो जाते हैं, उनको भी कंसिडर करते हैं। इसी वजह से यहाँ पर 13 इंडिकेटर जो कि ओवरलैप है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो डी आंसर इसका है। ओके, क्वेश्चन नंबर, ओके, ये आपके क्वेश्चन जो थे इस जून में आए हुए हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5-6 क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। कुछ इजी हैं, 1-2 क्वेश्चन डिफिकल्ट भी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो गलत कर सकते हैं। ये इजी है, ये क्वेश्चन इजी है बहुत। इसमें थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है, मतलब अगर समझेंगे अंडरस्टैंड करेंगे आप, अगर और इसमें एलिमिनेट कर पाएंगे ऑप्शन नंबर डी, देन इट बी वेरी इजी। तो क्वेश्चन आपको जब भी लगे कि बहुत लेंदी क्वेश्चन है, इतना सारा लिखा हुआ है, पता नहीं क्या क्या लिखा है, तो जरूर उसमें जो है कुछ ना कुछ ऑप्शन ऐसे रहते हैं कि आप एलिमिनेट कर पाएंगे। जब भी आप ऑप्शन देखें, जब भी क्वेश्चन देखें, तो प्लीज ऑप्शन जरूर देखिए कि कैसे ऑप्शन दिए। यू कैन सी है ऑप्शन नंबर डी 3 जगह लिखा है, एक में नहीं है। अगर आप ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट कर पाते हैं तो आंसर आपका एक ही रहेगा। तो ऐसे करके आप थोड़ा देखिए, पढ़िए, ऑप्शन को समझिए, अंडरस्टैंड करिए, फिर मार्क करना है ना। क्वेश्चन इजी रहते हैं बहुत सारे। तो लेंदी क्वेश्चन होते हैं, देखिए लेंदी क्वेश्चन होने का मतलब होता है ज्यादा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, और जब ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो आंसर लगाना इजी रहता है। ओके, अभी हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। इसका क्या आंसर था? जी महबूब उलग हैज पायोनियर्ड द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर डी। इसमें भी गलती मत करना, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ये तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स थोड़ी दिया है इनके द्वारा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया गया है ना, एसडीआई 1919 में जो है इनके द्वारा इसको दिया गया था। किस प्रकार से किसी भी कंट्री की जो डेवलपमेंट एक्टिविटी है, डेवलपमेंट है, उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, उसके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाया गया, क्रिएट किया गया इनके द्वारा। ये इज अ पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उलग। कि किस प्रकार से किसी भी कंट्री की जो है डेवलपमेंट को हम कैसे मेजर करेंगे, एंड दैट इज बाय द यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, सो डी विल बी राइट आंसर। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है? इसको हम एचपीआई बोल सकते हैं। इसके माध्यम से भी किसी भी कंट्री के अंदर जो भी इंडिविजुअल पर्सन डेप्रिवेशन या पॉवर्टी को फेस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसको असेस करने के लिए हम ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स माध्यम से असेस कर सकते हैं। बहुत सारी डायमेंशन होती हैं, जैसे कि मान लीजिए पॉवर्टी है तो यही हो गया, इनकम, इनकम लेवल क्या है, एजुकेशन लेवल, हेल्थ केयर फैसिलिटी लोग एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्या क्या उनका रिसोर्सेज है। तो दीज आर द काइंड ऑफ इंडिकेटर्स के माध्यम से हम ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को डेवलप करते हैं। ग्रॉस नेशनल डेवलपमेंट इंडेक्स, ये क्या है? ग्रॉस नेशनल डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? जीएनडीआई। ये कोई ऐसा इंडेक्स नहीं है, मतलब क्वेश्चन में बनाने के लिए मैंने दिया है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडेक्स, ईडीआई, ये ऐसा भी कुछ नहीं है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा।
क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, अभी हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ कंपैरेटिव मेजर ऑफ। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, आंसर दीजिए। मेजर ऑफ किसके माध्यम से मेजर करते हैं, इसके जो डिफरेंट डायमेंशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए सी डॉक्टर विवेक, ए सी डी, सी डी कैसे होगा, दोबारा पढ़ो। एसडीए की कौन कौन सी डायमेंशन है, 3 डायमेंशन? हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। दीज आर द 3 डायमेंशन। क्लियर? अब इन 3 डायमेंशन को मेजर करने के लिए जो है कौन कौन से आपके 4 इंडिकेटर हैं। इंडिकेटर इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, सूचकांक जिसके माध्यम से आप मेजर करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कंपैरेटिव मेजर ऑफ, किन को मेजर करके हम लोग जो एसडीआई डेवलप करते हैं, निकालते हैं। दीज आर द डायमेंशन, और इन डायमेंशन के जो इंडिकेटर हैं, जो सूचकांक हैं, वो हेल्थ को नापने के लिए, मापन करने के लिए क्या है, लाइफ। लिटरेसी नहीं है सर इसमें, बाकी तो तीनों है ये। एजुकेशन डायमेंशन को आप कैसे मेजर करेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। एजुकेशन के लिए क्या है, सर स्कूलिंग ऑफ ईयर है इसमें। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ Teen years of schooling. स्कूलिंग, और दूसरा है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। यस सर। और लिविंग स्टैंडर्ड को मेजर करने के, किससे मेजर करेंगे, थ्रू दी ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। क्या लिख देते हैं, पर कैपिटा। ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इसका मतलब क्या हुआ, एनीबॉडी? तो बताएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मतलब क्या हुआ। सर इसमें जीवन प्रत्याशा मतलब कि कितने साल कोई व्यक्ति जीवन मतलब जीवित रह रहा है, जैसे कि इस समय एसडीआई के अनुसार 70 साल के लगभग आसपास है सर। देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ का मतलब बिल्कुल सही है। इसका मतलब होता है कि हम लोग मेजर करते हैं कि ऑन एन एवरेज कोई पर्सन जो है जन्म के बाद कितना लाइफ तक वो रहता है, जीवित रहता है, एक्सपेक्टेड टू लिव। ओके, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर मैं बोलूं कि कंट्री की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 ईयर है, तो हम बोल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज इंडिविजुअल जो है कंट्री के अंदर, दे आर एक्सपेक्टेड टू लिव टिल दी 75 ईयर्स, लगभग 75 साल तक जिएंगे। दैट इज कॉल्ड एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ। इज इट क्लियर? तो अगर हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस कंट्री के अंदर हेल्थ केयर फैसिलिटी, हेल्थ केयर स्टेटस, एक्सेस, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, ये सभी चीजें बेहतर है। ओके, लो क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर जी रहे हैं। इसके माध्यम से हम हेल्थ को मेजर कर पाते हैं थ्रू दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। इज इट क्लियर, पहला वाला क्लियर इंडिकेटर? यस सर। यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका एजुकेशन। एजुकेशन के लिए जो इंडिकेटर है, सूचकांक हैं, 2 हैं यहाँ पर, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और दूसरा है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। ओके, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग का मतलब क्या हुआ, एनीबडी कैन एक्सप्लेन? सर इसमें ये होगा ना, लोग कितने साल तक पढ़ पा रहे हैं, कब कितने जो एवरेज कितना जा रहा है पढ़ने का बच्चों का,
दोनों अलग अलग चीजें हैं। मीन ईयर अलग है और एक्सपेक्टेड ईयर अलग है। सर एवरेज में एक्सपेक्टेड में ये हो सकता है कि एक बच्चे को कितने साल तक पढ़ना चाहिए, मतलब कितने साल तक स्कूल जाना चाहिए, तो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो होना चाहिए। यस, जैसे कि मान लीजिए जब बच्चा स्कूल जाने की एज में आता है, तो हम जो एक ऑन एन एवरेज एक बच्चा कितना एजुकेशन रिसीव करेगा, एक्सपेक्टेड टू रिसीव बाय द टाइम जब बच्चा जो है ऑफिशियल जैसे स्कूल सर जैसे क्राइटेरिया रखी गई है 6 से 14 साल की सर, तो उसको हम एक्सपेक्टेड ईयर में मान सकते हैं सर। तो मतलब एक्सपेक्टेड ईयर का मतलब होता है कि इससे मेजर करेंगे कि नंबर ऑफ ईयर ऑफ एजुकेशन ऑन एन एवरेज कोई भी बच्चा जो है एक्सपेक्टेड करता है कि वो उसको रिसीव करे, दैट इज एक्सपेक्टेड। और मीन ईयर स्कूलिंग का मतलब क्या होता है? कि कितने साल वो गया है। यस, देन ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ ईयर फॉर्मल एजुकेशन किसी पर्सन के द्वारा रिसीव की गई है। ओके, दैट इज मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। अगर मैं बात करूं कि मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग जो है किसी भी कंट्री की 9 ईयर है या 10 ईयर है, तो इसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज एक अडल्ट जो है 9 साल फॉर्मल एजुकेशन लेता है। कोई भी स्टूडेंट है जो लगभग 9 साल जो है कंप्लीट करता है अपने फॉर्मल एजुकेशन का, दैट इज कॉल्ड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। ओके, ऑन एन एवरेज कोई भी इंडिविजुअल पर्सन किसी कंट्री के अंदर कितनी फॉर्मल एजुकेशन रिसीव कर रहा है। दोनों क्लियर है? ओके, अगर जैसे कि दूसरा है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए मैं बात करूं कि किसी भी कंट्री की जो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है 14 ईयर है, 14 साल है। इसका मतलब होता है कि जो बच्चे हैं दैट आर एक्सपेक्टेड टू रिसीव 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन ऑन एन एवरेज, ये एक्सपेक्टेड होता है। क्लियर? और नेक्स्ट है आपका लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड में जीएनआई जो मैं बात कर रहा हूँ, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, इसका मतलब क्या होता है? सर एन एवरेज एक व्यक्ति की जो इनकम है पूरे देश में, वो उसको रखेंगे प्रति व्यक्ति आय इनकम जो होती है। ओके, जैसे मैं बोलूँ कि अगर किसी भी मतलब इंडिया के अंदर जो जीएनआई है, ग्रॉस नेशनल इनकम है पर कैपिटा 10,000 रुपीज है, इसका मतलब हुआ कि ऑन एन एवरेज हर एक इंडिविजुअल कंट्री के अंदर अर्न कर रहा है 10,000 रुपया पर ईयर। ठीक है, दैट इज ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। ये मेजर करता है कि ऑन एन एवरेज कोई भी इंडिविजुअल पर्सन कंट्री के अंदर कितना एवरेज इनकम अर्न कर रहा है। ओके, वो उसकी बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक वेलबींग को दर्शाता है, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को दर्शाता है उस पॉपुलेशन को उस कंट्री के अंदर। ओके, तो ये आपके सभी के सभी इंडिकेटर ही, ये 3 डायमेंशन है। अब इसका आंसर क्या था? थर्ड होगा सर, बी नहीं होगा, बाकी सब होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ कंपैरेटिव मेजर ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इनकम। बोलिए। सर इसमें बी नहीं होगा, यानी कि लिटरेसी नहीं होगा, बाकी तीनों होंगे सर। लिटरेसी नहीं होगा? Literacy भी होगा because education. यस, देखिए देखो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ो, आपने जो बोल रहे हैं कि ये लिटरेसी नहीं होगा, यहाँ पर देखो। Sir, income will come under standard In of living itself. So I think ABC होना चाहिए, which is the first. एबीसी होना चाहिए, ठीक है। और एनीवन? अभी मैंने yes sir, बताया। ABC will be the ओके, एबीसी विल बी राइट आंसर। इनकम नहीं होगा? अगर हमको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करना in है, इसके माध्यम से मेजर करेंगे थ्रू द इनकम। हाउ कैन लाइक इनकम होगा सर। मेजर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? अगर अभी मैंने बताया कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हम कैसे निकाल रहे हैं, जीएनआई के माध्यम से। जीएनआई का मतलब होता है कि वहाँ उस कंट्री के अंदर जो इकोनॉमिक वेलबींग है और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है पॉपुलेशन का कैसा है, दैट डिपेंड ऑन दी जीएनआई। मतलब इनकम ऑन एन एवरेज पर्सन कितना अर्न कर रहा है, तो फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बी कैलकुलेट थ्रू द इनकम। ओके, तो यहाँ पे लिख रहे हैं कंपेरेटिव मेजर किसके माध्यम से? इनकम के माध्यम से। क्या हम एसडीआई इंडेक्स डेवलप मतलब जो है उसकी रैंकिंग है या जो इंडेक्स हम डेवलप करते हैं, इज इट ऑप्शन नंबर रॉन्ग? ऑप्शन नंबर डी। डी तो सही होगा ना? इनकम से ही तो हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर कर रहे हैं ना, ये आपका इंडिकेटर है, सूचकांक है। तो डी गलत नहीं होगा ना? डी ए से बी हम डी होगा सर।
ओके, तो ये और बाकी एजुकेशन लिटरेसी तो आपका इसमें दिया ही गया है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो कि जिसके माध्यम से हम हेल्थ को मेजर करते हैं। तो यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कंपैरेटिव मेजर, इनकम होगा आपका, लिटरेसी होगा और लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा। ठीक है, ए बी डी होंगे, सी नहीं होगा। सी तो आपका एक डायमेंशन है। ठीक है, इनकम के माध्यम से हम उसको मेजर करते हैं। Okay. क्लियर है सभी को? इसमें किसी देखिए इसमें डाउट मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आई डिड नॉट गेट इट रागिनी। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया था। देखिए एसडीआई के 3 डायमेंशन है। ओके, पहला हेल्थ है, दूसरा एजुकेशन है, तीसरा है लिविंग स्टैंडर्ड। हम तीनों डायमेंशन को मेजर करने के लिए जो हमारे इंडिकेटर है, दीज आर द 4 इंडिकेटर। प्लीज म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट करिए। ओके, क्या बात कर रहे हो? So these are the 3 indicator और 3 dimension, और इनके these are the 4 indicator। ओके सर, फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो डायरेक्ट मेंशन। सी, वही मैं बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, डायमेंशन है। ओके, डायमेंशन को आप मेजर कैसे करेंगे? थ्रू दी इनकम। इनकम के माध्यम से हम मेजर कर रहे हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं कि एसडीआई इज ए कंपैरेटिव मेजर ऑफ, किसका मेजर करें? इनकम के माध्यम से। इनकम से आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करते हैं। इनकम के माध्यम से आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे ना कंट्री के अंदर इकोनॉमिक वेलबींग कैसी है। ओके, तो जो इंडिकेटर है उनको आपको बताना है, चारों में से कौन कौन सी इंडिकेटर है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज नॉट ए इंडिकेटर, इज अ डायमेंशन। ओके, तो इनकम होगा। लिटरेसी मतलब यहाँ पर जो उन्होंने ओवरऑल बात की है, एक्टिविटी ईयर ऑफ एजुकेशन, मीन ईयर ऑफ एजुकेशन, वो लिटरेसी ही दर्शाता है। तो लिटरेसी हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, जिसके माध्यम से आप हेल्थ के बारे में मेजर करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब हुआ कि मान लीजिए अगर जहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, ज़्यादा है, 75 ईयर 80 ईयर है, इसका मतलब हुआ कि उस देश के अंदर हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी होगी, न्यूट्रिशन सैनिटेशन बाकी जो फैसिलिटी दी जाती है वो बेहतर होगी, तभी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। ओके, उससे हम ये मेजर कर पाते हैं थ्रू दीज इंडिकेटर। सो दीज आर द इंडिकेटर, एंड उसके ऊपर वाले जो है ये सभी के सभी डायमेंशन है। इनको मेजर करने के लिए हम लोग दीज आर इंडिकेटर को लेते हैं, इनको हम सूचकांक बोलते हैं, सूचक, जिसके माध्यम से हम बता पाते हैं कि क्या स्थिति है। क्लियर है? जी सर। ओके, तो आपका सेकंड वाला करेक्ट जी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, आंसर दीजिए। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है थोड़ा और, इसमें अभी रैंक क्या है इंडिया की, ये थोड़ा बता दीजिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। बोलिए, एनीबॉडी? वही 131, 131 नहीं होगा, 131, ये तो आप 2020 का बता रहे हैं आई थिंक। 132 है। 132। अभी तो 2023 में तो नहीं आया ना रैंक। ओके, ये आपका 2020 का, ये 2022 वाला है, और अभी आई थिंक जारी हुआ नहीं, तो ये इसमें इंडिया की रैंक 132 है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन भी आया था, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, इनको लिख लेना। क्वेश्चन 3 को पढ़िए, आंसर दीजिए। इसमें आपका स्विट्जरलैंड टॉप पर है, उसका नॉर्वे पर आइलैंड, तो ये 3। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज ए कंपोजिट ऑफ, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। एजुकेशन, लॉन्गिविटी, इनकम। लॉन्गिविटी मतलब वही लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अभी जो क्वेश्चन हम लोग अभी बात कर रहा था रैंक की,
तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। देखो यहाँ पर बोला गया है कि SDR 2020-21 में इंडिया की रैंक 132 है आउट ऑफ 191 कंट्री, एंड दैट मीन्स द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू हैज रजिस्टर्ड इन कंपैरिजन टू द SDR 2019। मतलब आपको 2019 की पता होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि कम हुआ कि बड़ा हुआ। क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं कि 132 है, तो 19 का आपको कितना पता होना चाहिए। दैट इज क्या आंसर होगा इसका। अब इसमें भी डाउट है। रागनी 4A 131 था ना, तो डिक्लाइन हुआ है ना, बड़ा नहीं है। बड़ा मतलब होता है कि कम होना, जैसे फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, तो बढ़ रहा है इस तरफ। तो 131 से 132 बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। ये घट रहा है, तो मीनू थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। ज्यादा ज्यादा रैंक होगी मतलब स्थिति खराब है। ओके, ये विल बी राइट आंसर, ये आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following are dimensions of measurement of the human development report released by the UNDP। यहाँ पर एक फैक्ट दे दिया गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है, यूएनडीपी के द्वारा, और जो डायमेंशन है कौन कौन सी है। डेमोग्राफिक डिबेटिंग तो है नहीं, कहीं पर भी हम लोगों ने बात नहीं किया अभी, राइट। तो डी ऑप्शन नहीं होगा, मतलब ये तीनों ऑप्शन गए, एक ही ऑप्शन बचा हुआ। ऐसे भी आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अभी हम लोग डिस्कस किए थे नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। देखो, जो SDI का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ना डिटेल में, उससे आपके सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो भी अभी इसमें आएंगे, या फिर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, या आप लोग जो मोक टेस्ट देंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। डायमेंशन क्या है, इंडिकेटर क्या है, रैंक क्या है, कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, कैसे मेजर करते हैं, किसके द्वारा SDI इंडेक्स जारी किया गया, UNDP और किसके द्वारा बनाया गया। ओके, ये सभी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर पहला हो जाएगा। ओके, चेयरमैन नरेंद्र मोदी मतलब प्राइम मिनिस्टर, वाइस चेयरमैन सुमन बेरी CEO, BVR सुब्रमण्यम, पहलवान। 1 जनवरी 2015 को जो है इसको बनाया। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। अभी डिस्कस किए थे, सुमन बेरी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। अभी SDI के बारे में जो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट डिस्कस कर चुके हैं सभी। सबसे पहले पता होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल ग्रोथ क्या है, सस्टेनेबल कैपिटल, सस्टेनेबल प्रॉफिट क्या होती है, सस्टेनेबल नेचुरल कैपिटल क्या है। सभी टर्म इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल सतत विकास, दैट मीन्स प्रेजेंट जनरेशन की जो नीड्स है वो पूरी हो विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो किस प्रकार से हम सस्टेनेबल तरीके से जो भी नेचुरल रिसोर्सेस कैसे मैनेज करना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे सोशल इक्वलिटी को प्रमोट करना है, इंक्लूसिविटी को प्रमोट करना है। ओके, उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। ग्रोथ में सभी आ जाते हैं, बिल्कुल ग्रोथ में सभी आते हैं, और साथ साथ जो भी रिसोर्सेस हैं इस प्रकार से हमको यूटिलाइज करना है दैट कैन बी आल्सो अवेलेबल फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ऐसा नहीं है कि जो भी रिसोर्सेस हैं उनको हम बेहतर तरीके से यूटिलाइज करें, लेकिन फॉर द करंट जनरेशन दैट शुड बी, वी कैन से वी कांट कंप्रोमाइज, लाइक जो रिसोर्सेस हैं वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है सस्टेन नेचुरल कैपिटल, डी विल बी राइट आंसर।
सस्टेन्ड नेचुरल कैपिटल का मतलब क्या हुआ? सस्टेन्ड मतलब होता है प्रिजर्व करना, बचाना, उनको मैनेज करना। जो भी नेचुरल कैपिटल मतलब नेचुरल रिसोर्सेस है, इकोसिस्टम है, उनको प्रिजर्व करना, उनको रिस्पॉन्सिबल तरीके से मैनेज करना, उसको बोलते हैं सस्टेन्ड नेचुरल कैपिटल। तो डी विल बी राइट आंसर। क्लियर है? Okay, यस सर, क्लियर है, okay, sir. क्लियर What है। is the nine? Yes. Which of the following is a part of Sustainable Development Goal? SDG के कौन कौन से पार्ट है? यहाँ पर हम लोग थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। टोटल एसडीजी के बारे में यही एसडीजी, इसका आंसर दीजिए। और एसडीजी के नंबर ऑफ गोल 17, टारगेट 169, इंडिकेटर कितने हैं बताइए, अभी बताए थे। बोलिए। सर 248 और 231 मेन इंडिकेटर। 248 सर। तो 31 जो है यूनिक इंडिकेटर। क्वेश्चन नंबर प्लीज म्यूट कर लीजिए, म्यूट करिए, म्यूट करिए। आंसर होगा बी। बी 1, 2 एंड 4। 1 कंजम्पशन, क्लाइमेट एंड क्रैम नहीं है उसमें डायरेक्टली, तीनों चीजें। कंजम्पशन का मतलब क्या होगा? कि जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि रेस्पॉन्सिबल तरीके से कंजम्पशन होना चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए, सस्टेनेबल तरीके से हम कंजम्पशन करें, प्रोडक्शन करें, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ना हो। तो ये होगा आपका क्लाइमेट वाला, जैसे क्लाइमेट एक्शन गोल नंबर 13 एसडीजी। किस प्रकार से हम क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट कर सकते हैं, उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं, उसके लिए एक्शन लेना। एंड एक आपका क्लाइमेट फूड 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 किस में आएगा? सेकंड वाले में आ जाएगा, जीरो हंगर। ओके, हंगर को खत्म करना और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना, न्यूट्रिशन को इंप्रूव करना, ये आपका सेकंड वाले गोल में है। सो बी विल बी राइट आंसर। क्लियर है? एंड व्हाट इज द रैंक ऑफ एसडीजी की रैंक क्या है? ठीक है। इंडिया की रैंक बताइए। Sir, 120. 120। Sir, 121. 121 आउट ऑफ 163 कंट्री इन 2020। ये रैंक याद कर लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, यूएन एसडी के द्वारा जो समिट हुई थी उसका जो टाइटल या बोल सकते हैं जो एजेंडा था एसडीजी ह्यूमन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, एजेंडा का नाम क्या है, टाइटल क्या है? एजेंडा टाइटल जो भी एग्जाम में पूछा जाता है। दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड। प्लीज म्यूट कर लीजिए। ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड, दी 2030 agenda for sustainable development। सो दिस इज द टाइटल, एग्जाम में आता है कभी कभी, तो आपको याद रखना है कि आफ्टर पोस्ट नेगोशिएशन एजेंडा का टाइटल था ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में। ओके, और ये समिट कहाँ पर हुई थी? एनीबडी? ये कॉन्फ्रेंस बोल सकते हैं। पेरिस में सर, हम्म, पेरिस में।